हम सबको एक हेल्दी स्किन चाहिए एंड द फैक्ट इज दैट वी ऑल आर मेसिंग अप विद आवर स्किन केयर रूटीन. इफ यू वांट टू नो विच स्किन केयर वर्क्स बेस्ट, आपकी स्किन प्रॉब्लम के लिए विच आर द बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट्स, सो इन सब क्वेश्चंस और ट्रीटमेंट्स के बारे में हमें डिटेल इन्फो देंगे डॉक्टर राजन गुप्ता. सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन विदाउट एनी डिले. आइडियल स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए? देखिए, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, तो उसका पूरा ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो उसमें आइडियल यही है कि क्लीनिंग इज़ द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी डिजीज़ एंड स्पेशली इन स्किन, कि आपको क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है. अब जैसे हम हेड से ही लें तो शैम्पू को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, केमिकल है. तो शैम्पू इज़ अ लिक्विड सोप फॉर हेयरी एरिया. हम तो बल्कि ये भी मैं बोलूँगा कि बियर्ड भी है तो आपको तब भी शैम्पू से ही धोनी चाहिए. अगर आपके बाय चॉइस बाल नहीं रखे हैं या नहीं है सर पे, देन यू कैन यूज़ सोप. तो शैम्पू इज़ जस्ट अ लिक्विड सोप फॉर हेयरी एरिया एंड वन शुड यूज़ इट लिबरली. एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे तो कम से कम सबको शैम्पू करना ही चाहिए. और डेली करने में भी कोई नुकसान नहीं है. जैसे हम डेली नहाते हैं, जैसे वी यूज़ सोप, तो ऐसे ही शैम्पू कैन बी यूज रेगुलरली. फीमेल्स में कई बार प्रॉब्लम आती है उनको सुखाने के लिए, एंड अब आजकल सबके पास टाइम कम है, तो ऑल्टरनेट डे कैन बी अ ऑप्शन. बट इससे नीचे फ्रिक्वेंसी नहीं होनी चाहिए. बेशक आप किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, जहाँ ठंड पड़ रही है, गर्मी है, जहाँ कोस्टल एरिया है, वन शुड यूज़ शैम्पू ऑल्टरनेट डे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल बॉडी एक्ने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड सोप का यूज़ कर रहे हैं. इज़ इट इफ़ेक्टिव? देखिए, मैं पर्सनली भी मानता हूँ और वैसे भी साइंस के हिसाब से भी आप कोई भी सोप लें वो ज़्यादा बेहतर है. क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड एक सॉल्ट है जो कि हम एक्ने में ट्रीट करने के लिए लगाते हैं, और बॉडी एक्ने में भी काम करता है, इवन फेस एक्ने में भी काम करता है. फेस एक्ने में कई बार हाइपर पिगमेंटेशन या निशान छोड़ जाता है, तो कई बार इरिटेशन करता है, तो इसलिए बॉडी एक्ने में वो ज़्यादा यूज़ होता है. वो एज एंटी इन्फ्लामेटरी, वो पिंपल्स को सुखाता है, पोर्स को क्लॉग होने से, मतलब बंद होने से बचाता है, और इवन एज एंटीबैक्टीरियल भी काम करता है. तो उसको एज मेडिसिन लगाने वाली यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है रैदर देन यूजिंग सोप. क्योंकि अब मेडिसिन्स इन सोप्स एंड फेस वॉशेज़ में यूज़ करके आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है. वी शुड यूज़ दैट थिंग, क्योंकि वो जब हम लगाएंगे वो उस पिंपल्स के ऊपर, तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, वो काम करेगी. साबुन से धोने से इमीडिएटली उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है. इज़ जस्ट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ योर प्रिस्क्रिप्शन, और उसका आपको प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है. आप समझिए ना, दवाई जब हम खाएंगे या लगाएंगे तो वो स्टे ऑन रहेगी तभी तो काम करेगी. ये तो हम मॉइस्चराइज़र भी लगाते हैं तो एब्जॉर्ब कराते हैं, ऐसे ऊपर थोप थोड़ा ना देते हैं. जब इमीडिएटली वॉश किया तो वो तो फिर इफेक्ट ही नहीं देगा. इट शुड गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्किन, इन दैट लीजन्स, तभी वो काम करेगा. तो इसलिए साबुन से तो हम उसी टाइम ही धो रहे हैं, तो वो सफाई के लिए ही चाहिए. सफाई के लिए, ताकि हमारे पोर्स जो है बंद ना हो, और ऊपर वाला ऑयल सिक्रीशन या स्वेट वो सारा साफ़ हो जाए, और बॉडी को हम थॉरली सुखाएं. आजकल हर दूसरा इंसान नायासिनामाइड यूज़ कर रहा है, चाहे उसको हाइपर पिगमेंटेशन है, चाहे उसको एक्ने है, चाहे अनइवन स्किन टोन है, चाहे इंसुलिन डिपॉजिट है. इज़ इट इफ़ेक्टिव ऑन एवरीथिंग? इट इज़ इफ़ेक्टिव, बट वही मैं फिर बोलूँगा, ये एक मेडिसिन की तरह है. अभी बहुत सारे सीरम्स और मार्केट में फार्मा के भी और हमारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सारों की एक जैसी ही स्किन रिएक्ट करेगी. तो वही मैं बोलूँगा कि इस इन सब चीज़ के लिए आप हमेशा एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लें. और हम, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, हम ट्राई सिटी में रहते हैं, और ऐसी बढ़िया जगह जहाँ पे एक डोर स्टेप पे ही डॉक्टर्स, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं. आप अपने हिसाब से किसी को भी दिखा सकते हैं. तो इसको सेल्फ मेडिकेशन की तरह ना यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ऐसे देखा है जिनके ये सब नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉल्स वगैरह सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो वो इरिटेशन करते हैं. तो सबके लिए एक जैसा वो नहीं रिएक्ट करता है. लोग जो जिम जाते हैं
या फिर वुमेन विद पीसीओएस या फिर वो लोग जिनका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली हाई है, दे ऑल फेस एक्ने. वाई? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है ना वो सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ा देता है टू इंक्रीज द सीबम जो ऑयली सिक्रेशन, उस वजह से एक्ने बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे पीसीओएस में जो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से हेयर ग्रोथ आना, जहाँ बाल नहीं है फीमेल्स में वहाँ आते हैं, जहाँ बाल हैं स्कैल्प हेयर वगैरह वो झड़ जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन से एक्ने इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। इसका कोई नेचुरल ट्रीटमेंट है? पीसीएस का नेचुरल ट्रीटमेंट वेट रिडक्शन ही है, फिजिकल एक्टिविटी। दो तरह के वैसे तो एक बहुत अच्छा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट पीसीएस या पीसीओडी के बारे में अच्छे से बता सकते हैं, बट क्योंकि हम एक्ने के पेशेंट देखते हैं और हर्सिटिज्म मतलब अनचाहे बाल अनवांटेड हेयर के साथ पेशेंट्स आते हैं, तो उनको ज़्यादातर को पीसीएस होता है। तो दो तरह के होते हैं, एक तो लीन पीसीएस और एक ओबीज। ओबीज वाले में अगर वो अकेला ही वेट रिडक्शन के ऊपर, नॉट विद क्रैश डाइट, क्योंकि वो एक सेहत को अदर वे नुकसान करेगा, अगर वो वर्कआउट से अपनी फिजिकल एक्टिविटी से अपना वेट रिड्यूस कर, तो ऐसा देखा गया कि बिना मेडिकेशन के उनका पीसीओएस बहुत अच्छे से ठीक हो गया है, और वो इवन एक्ने में भी उनको और बालों में भी अनवांटेड हेयर में सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट मिली है, और उनकी डायबिटीज़ होने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है। एक्ने जो कॉज होते हैं हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से, उनको आप किस प्रिस्क्रिप्शन से कंट्रोल करते हो? बाकी तो देखिए अगर हम उसके लिए फिर हार्मोनल थेरेपी ही देनी पड़ती है, देन वन शुड सी गुड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जिसको हम हार्मोन्स वाले डॉक्टर कहते हैं, और कई बार लोग गायनी वाले डॉक्टरों को भी दिखाते हैं, तो आइदर ऑफ दीज पीपल यू शुड विजिट। शुगर का स्किन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? शुगर तो जैसे आपको आजकल पता है कि शुगर, हाई शुगर जहाँ डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, तो उसका तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे तो है ही है, तो स्किन के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि शुगर जो है ना वो हमारी बॉडी में एजिंग, डलनेस को बढ़ाती है। वो कैसे बढ़ाती है? वो जो कोलेजन और इलास्टिन टिश्यू है जो हमारी स्किन को इंटैक्ट और बिल्कुल यंग रखते हैं, वो उनको ब्रेक डाउन कर देती है। और कई बीमारियां भी हमारी जैसे एक्जिमा, सोराइसिस जिसमें ड्राइनेस इज़ पार्ट एंड पार्सल, तो वो क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन होती है, वो मॉइस्चर को कम करती हैं शुगर, तो ये बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। एक्ने प्रोननेस भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी डिहाइड्रेशन की वजह से डलनेस, प्रीमेच्योर रिंकल्स और एजिंग इफेक्ट आता है। आजकल ज़ीरो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मोंक फ्रूट शुगर और स्टीविया. उनसे क्या स्किन पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, उनका कई बार हेल्पफुल इफेक्ट भी आता है और कई बार वो न्यूट्रल भी रहती हैं, बट उसके अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, क्योंकि उसमें शुगर अल्कोहल्स रहती हैं, तो वो कई बार ब्लोटिंग, गैस वगैरह भी कर देती हैं, और समटाइम्स वो कईयों को एलर्जिक रिएक्शन भी करती हैं। आजकल हर इंसान पेनफुल एक्ने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ करता है, और डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स को महीनों तक प्रिस्क्राइब करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल क्लिंडामाइसिन. और भी काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स है जिनका यूज़ एक्ने करेक्शन में किया जाता है. तो डू यू यूज़ एंटीबायोटिक्स, और क्या एंटीबायोटिक्स सच में इफ़ेक्टिव है? हाँ, एक्ने जैसे वही मैंने बोला कि जैसे बहुत ज़्यादा जैसे नोडुलर एक्ने हैं, जो नोडुलर सिस्टिक एक्ने हैं, जहाँ एक्सटेंसिव एक्ने लाइक फेस पे और बॉडी पे हैं, तो एंटीबायोटिक्स आर द सेफेस्ट मेडिकेशन फॉर दैट, क्योंकि इसमें लगाने वाली एक तो एंटीबायोटिक देते हैं, और साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लाइक रेटिनोइड्स वगैरह रात के लिए लगाने के लिए देते हैं, तो वो सेफ़ हैं। और खाने वाले एंटीबायोटिक्स भी जो हम देते हैं, जैसे मिनोसाइक्लिन देते हैं, टेट्रासाइक्लिन देते हैं, तो वो किसको ज़रूरत है उस हिसाब से हम कितने कोर्स की ज़रूरत है। कई बार पल्स थेरेपी में भी देते हैं। पल्स थेरेपी का मतलब है कि 3 दिन दिया, 4 दिन गैप दिया, फिर 3 दिन दिया, तो उससे साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आते। तो ऐसे करके कौन सा एंटीबायोटिक वी नीड टू गिव, वो डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द एक्ने, एज ऑफ द पेशेंट, और लैक्टेटिंग, प्रेगनेंसी, वो इस तरह कोई मल्टी फैक्टोरियल वो देखते हुए हमें एंटीबायोटिक्स जहाँ लगाने वाले एंटीबायोटिक्स देते हैं।
तो वो सेफ़ हैं। फिर वही मैं बोलूँगा कि वो ही सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ही आप लें। आप अपने तरफ से 1-2 कोर्स एक्ने का अपना एंटीबायोटिक का करेंगे तो वो आपको उतना फ़ायदा नहीं देगा, बिकॉज़ आपको नहीं पता मैं कितनी देर और यूज़ करूँ। तो वो आप अंडर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बल्कि रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जो एक्ने में इन्फेक्शन करता है बैक्टीरिया, तो वो रेदर आगे काम भी नहीं करता जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन इस तरह भी नुकसान करती है कि दवाई फ़ायदा तो कर ही नहीं रही है पर आपको नेक्स्ट आगे काम भी नहीं करती है। इंडिया में लोग ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डैंड्रफ है तो यूजुअली मस्टर्ड ऑयल लोग अप्लाई करते हैं ऑन देयर स्कैल्प टू रिड्यूस डैंड्रफ। इज़ दैट इफ़ेक्टिव और क्या वो प्रैक्टिस सही है? हाँ, ये स्कैल्प पे जो है ऑयल लगाने को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस या मिथ्स रहते हैं। देखिए, अगर हम स्कैल्प या सर के बाल निकाल दें तो जो स्कैल्प है, जो रियल स्कैल्प है, वो भी हमारी बाकी स्किन की तरह ही है। तो डैंड्रफ इज़ अ फ्लेकी कंडीशन और इट्स अ ड्राइनेस ऑफ द स्कैल्प ओनली। तो ये जो लोगों को लगता है कि ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए, दे कैन ऑलवेज़ यूज़ ऑयल। और जैसा आपने कुछ मेंशन किया कि मस्टर्ड ऑयल की बजाय आई वुड रिकमेंड कि कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट। कईयों को अगर कोकोनट ऑयल से स्मेल से थोड़ा सा वो रहता है वर्जन कि उन्हें पसंद नहीं है तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल मेडिकली लगाने के लिए नॉन इरिटेंट ब्लैंड कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट। मस्टर्ड ऑयल या फ्रेगरेंस वाले ऑयल जैसे कि अभी बहुत सारे मार्केट में ये ऑयल ये बाल उगा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट टू कीप द हेल्दी स्कैल्प। ड्राई स्कैल्प के लिए यू कैन अप्लाई ऑयल। बस इतना ही लगाना है कि वो स्कैल्प तक ही रहे, क्योंकि वो इतना नहीं लगाना कि वो ट्रिकल करके फेस को भी ऑयली करे और एक्ने बढ़ जाएं, तो वो अवॉइड करना है। एंड ब्लैंड कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट। फ्रेगरेंस वाले ऑयल या मस्टर्ड ऑयल वन शुड अवॉइड। आजकल लोगों को ये लगता है कि हेयर ग्रोथ और रीजनरेशन के लिए कुछ ऑयल्स एक्चुअली इफ़ेक्टिव हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़मेरी ऑयल आजकल ओवर हाइप्ड है। तो इज़ रोज़मेरी ऑयल इफ़ेक्टिव? देखिए, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई भी ऑयल आप रीग्रोथ के लिए नहीं हेल्प करता। वो बाहरी जो हमारी स्कैल्प है या निकले हुए हमारे जो बाल हैं, अगर वो किसी के ड्राई रहते हैं, जैसे हम बॉडी पे सब लोग साबुन से नहाते हैं बट सब लोग कोई भी मॉइस्चराइज़र या ऑयल नहीं लगाते। वो कौन लोग लगाते हैं जिनकी बॉडी ड्राई रहती है। तो उसी तरह स्कैल्प का भी सेम ही कंसेप्ट है। शैम्पू मस्ट है लाइक क्लीनिंग, ऑयलिंग इज़ ऑप्शनल। ऑयलिंग एंड कंडीशनर आर ऑप्शनल। तो जैसे आपकी स्कैल्प बहुत ड्राई रहती है, फ्लेकी रहती है, और आपके बाल कईयों के बहुत हार्ड होते हैं तो वो नहीं बैठते हैं या बहुत ड्राई से लगते हैं, तो दे शुड यूज़ ऑयल। एंड ऑयल मैं वही बोलूँगा, ये जो आप नाम ले रहे हैं ये फ्रेगरेंस वाले ऑयल हैं, ये कई बार इरिटेशन करते हैं। और ऑयल का पर्पस सिर्फ मॉइस्चराइजेशन है, मतलब मॉइस्चर की लेयर को रिटेन करने के लिए एक अपर लेयर ऑफ द ऑयल रहती है, जो इसीलिए हम हल्के गीले बालों में लगाते हैं। तो थोड़ा और बहुत जितना ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ ऑयल है उतना ही लगाना चाहिए। उसका हेयर रीग्रोथ से एग्जैक्टली 1 to 1 नहीं लेना देना। ड्राई स्कैल्प के लिए ऑयल लगाना चाहिए, मॉइस्चराइज़र, या फिर कंडीशनर यूज़ करना चाहिए? ऑयल आपको स्कैल्प के लिए यूज़ करना है एंड कंडीशनर इज़ फॉर योर हेयर। वी ऑफन हियर कि वुमेन की स्किन जल्दी एज करती है। इज़ इट ट्रू? उसका रीज़न है कि जब मीनोपॉज के बाद जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ईस्ट्रोजन कंटेंट कम हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, तो उस कारण उनकी जो है ना एजिंग प्रोसेस जल्दी आता है। एवरी सेकेंड पर्सन ऑन इंटरनेट क्लेम्स कि रेटिनॉल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इज़ रेटिनॉल इफ़ेक्टिव? यस, रेटिनॉल जो सॉल्ट है वो अफेक्टिव है। ये एक बड़ी कैटेगरी ऑफ केमिकल्स आते हैं रेटिनॉइड्स। तो रेटिनॉल इज़ सिमिलर टू वन ऑफ द केमिकल ऑफ द रेटिनॉइड्स। तो वो पिंपल्स में तो काम आता ही है और साथ में एज एंटी एजिंग ज़रूर आता है, क्योंकि वो
ये जो वही जो मैंने पहले बोला था, इलास्टिन और कोलेजन को रिपेयर करता है। बट इसका भी एक मेथड रहता है कि कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, और उसके लिए भी वन शुड गो एंड सी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि लोग आजकल अपने आप ही लगाते हैं। और ये जो पिंपल्स को सुखाने वाली ट्यूबें हैं, खासकर जो ड्राई करती हैं पिंपल्स को, ये रेटिनॉल या दूसरे डी पिगमेंटेशन जो हमारी छाइयाँ या पिगमेंटेशन के लिए जो सॉल्ट्स यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर सारे एसिड होते हैं। तो दे शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन द नाइट, क्योंकि दिन में लगाने से वो आपको इरिटेशन रिएक्शन दे सकता है। नाइट के बाद भी आपको दिन में रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि स्किन में तो अब्जॉर्ब होता ही है, तो वो अगर आप अगले दिन बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर रहता है तो आपको वो इरिटेशन दे सकता है। तो उस कौन से सॉल्ट लगाने हैं, वो आपको अपनी प्रॉब्लम के साथ आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये ऐसे लगाना है या ये इतना ही यूज़ करें, और अगले दिन धूप का ध्यान रखें, तो किस मात्रा में लगाना है, डेली लगाना है कि नहीं लगाना। तो वो उससे आप सेफली उसको यूज़ कर सकते हैं। यस, जो आपने क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा, इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्ट फॉर, एज कह सकते हैं कि एंटी एजिंग, या टू हम पोस्टपोन द एजिंग प्रोसेस। रिंकल्स और मेजर फाइन लाइंस या काफ़ी सारी फाइन लाइंस का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? उसके लिए हमारे बोटॉक्स और डर्मा फिलर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। दे आर इफ़ेक्टिव, बट उनका भी एक टाइम बाउंड रिज़ल्ट रहता है, तो वो रिपीट करने पड़ते हैं। तो उनका उस तरह कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो भी हमें आजकल सैलून्स और सेल्फ क्लेम्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है ना, उनसे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दे डोंट नो द साइंस ऑफ द फेस और कौन सी मसल में किस लेवल में लगाना है। तो यही सेम चीज़ें, वो साइड इफ़ेक्ट या आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। तो वन शुड गो टू सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर दीज प्रोसीजर। हाइलुरोनिक एसिड को लोग इंजेक्ट करवाते हैं, एज फिलर यूज़ करते हैं, और टॉपिकल एप्लीकेशन भी हाइलुरोनिक एसिड की आजकल बहुत कॉमन है। इज़ दैट इफ़ेक्टिव? यस, हाइलोरेनिक एसिड जो है डर्मा फिलर्स में यूज़ होता है। वो हमारी जो टिश्यू के साथ जेलअप होके उसको इलास्टिसिटी और वो जो हमारे डीप रिंकल्स पड़ गए हैं या गैप पड़ गए हैं, या नेजियोलेबल फोल्ड, ये आप देखते हैं कईयों के स्किन वैसे साफ़ है, बट ये फोल्ड बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। अगर हम इसको इमेजिन करें तो ये बहुत प्रोमिनेंट होंगे, तो सेम एज वाले दो ग्रुप के जो पर्सन को कंपेयर करेंगे तो वो वन विल लुक मोर एल्डर टू दैट सेम एज ग्रुप, जो जिसके कि ये फोल्ड प्रोमिनेंट नहीं है। तो वो उसमें जेलअप होके टिश्यू के साथ, इसको डर्मा फिलर फिलिंग द गैप्स कह सकते हैं, तो वो नॉन रिएक्टिंग इनर्ट्स की तरह, मतलब कि इरिटेशन नहीं देता, तो वो जेलअप हो जाता है टिश्यू के साथ। तो इट गिव इफेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 year और मोर देन दैट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ फिलर वी आर यूजिंग। हाइलुरोनिक एसिड की टॉपिकल एप्लीकेशन का क्या कोई मेजर इफ़ेक्ट है? हाँ, वो भी जैसे बाकी डीपिगमेंटिंग एजेंट्स की तरह, जहाँ हमारे एंटी रिंकल की तरह फाइन लाइंस में, वो भी वही जो मैं बोल रहा हूँ कि एज प्रिवेंशन, और बिल्कुल स्टार्टिंग में दे डू हेल्प। The people who apply retinol see a significant reduction in acne. Why? आप लगाने वाले रेटिनॉल की बात कर रहे हैं ना? Topical application. टॉपिकल एक्ने में जब हम रेटिनॉल लगाते हैं, वो एक तो पहले रात को लगाना चाहिए, क्योंकि वो 3-4 चीज़ों की तरह से हमारे में हेल्प करता है। एक तो जो हमारे पोर्स है जो वो बंद नहीं होने देता, एंटी बैक्टीरियल वो काम करता है। तो उस कारण हमारे सेल के अंदर वो इफेक्ट दे के पिंपल्स को ठीक करता है, कह लीजिए कि उनको सुखा देता है। आजकल हेयर फॉल के लिए लोग बायोटिन सप्लीमेंट्स लेते हैं। आर दे इफ़ेक्टिव? लाइक बायोटिन आजकल गमीज़ आने लग गई हैं, और बायोटिन की चूएबल टैबलेट्स आने लग गई हैं। सो आर दोज बायोटिन सप्लीमेंट्स इफ़ेक्टिव? देखिए, बायोटिन जो मेन कंटेंट्स ऑफ द हेयर और नेल रहता है, जैसे हम हीमोग्लोबिन के लिए आयरन लेते हैं, ऐसे ही बोन्स के लिए हम कैल्शियम लेते हैं। तो मेन कंटेंट्स उनका एक जो एलिमेंट है, मिनरल है, ऐसे ही बायोटिन इज़ द मेन मिनरल फॉर द हेयर एंड नेल, बिकॉज आप देखते हैं यही टफ हमारे अपेंडेजेस है, तो वो हेल्प करते हैं ओवरली टू स्ट्रेंथनिंग।
जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो आप एक प्रॉपर जो सॉल्ट जिस पे लिखा रहता है कि कितने मिलीग्राम है वो लें, रैदर देन कि आप कोई भी गमीज़ वगैरह उनमें पता नहीं कितने परसेंटेज कंटेंट है कि नहीं है। और नेचुरली हमारे जो बायोटीन के लिए अगर कोई पूछता है कि हम क्या लें, तो उसके लिए एलमंड्स, बादाम हो गया, ग्राउंड नट्स, मूंगफली होगी, एग योक हो गया, ये आप ले सकते हैं टू गेट द नेचुरल बायोटीन फ्रॉम द नेचुरल फूड रिसोर्सेज। टू गेट रिड ऑफ एक्ने, लोग स्टीरॉइड्स को या तो टॉपिकली अप्लाई कर लेते हैं ऑन एक्ने या फिर इंजेक्ट करवाते हैं इनसाइड एक्ने। इज़ दैट इफ़ेक्टिव? हाँ, वो जो मैंने पहले भी बोला था, इंट्रालीजनल जो इंजेक्शन है वो स्टीरॉयड के ही रहते हैं, बट वो सिर्फ जैसे आप कह लीजिए कि उस टाइम के मोमेंटरली या इमरजेंसी के लिए ही हैं, वो रूटीन के लिए नहीं है। स्टीरॉयड लगाने वाले सिर्फ एलर्जी के लिए ही यूज़ करने चाहिए, वो भी डॉक्टर से लेके। लोग तो अब स्टीरॉयड वाली क्रीमें ओवर द काउंटर से लेके, चेहरे से लेके, बॉडी के फोल्ड्स में जी एलर्जी हो रही है उधर इन्फेक्शन पे भी लगाते रहते हैं, तो उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती बल्कि वो बढ़ती रहती है। हाँ, जो आपने इंट्रालीजनल जो इंजेक्शन लगाते हैं वो हम स्टीरॉयड के ही लगाते हैं, बट दैट इज़ जस्ट कि एक आपको अभी जो इमीडिएट ज़रूरत है। अब जैसे किसी को डिहाइड्रेशन हुई है तो हम उसको हर एक बार कोई ड्रिप दे के थोड़ा ना आईवी फ्लूइड्स लगाएंगे, उसको पानी के लिए इनकरेज करेंगे ना। तो उसी तरह ही है कि ये इंजेक्शन आर जस्ट टेम्पररी फॉर दैट नोडुलर एक्ने, जहाँ आपका कोई अगले दिन फंक्शन है, जहाँ कहीं आपकी सोशल गैदरिंग है, जहाँ आपको जाना है कि एक्ने ना दिखे। तो वन शुड अवॉइड यूजिंग स्टीरॉइड्स, ओरल और लगाने वाले टॉपिकल, फॉर एक्ने। स्किन इन्फेक्शंस जनरली बॉडी फोल्ड्स में ज़्यादा होती है, वाई? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बॉडी फोल्ड्स एक तो जैसे, क्योंकि हमारी बॉडी की फोल्ड्स हैं वो किस लिए हैं, ताकि हम उसको, जैसे हमारी ये अंडर आर्म है कि तो हम स्ट्रेच कर सकें। तो वो स्किन आपकी, हम आप जब भी टच करें देखिए बॉडी के फोल्ड्स कौन से हैं हमारे, ये अंडर आर्म हुआ, ग्रॉइन एरिया हुआ, इन बिटवीन द बटक्स हुआ, इन बिटवीन द टोज। तो ये सॉफ्ट स्किन होती है हमारी। तो सॉफ्ट स्किन को और भी ज़्यादा जैसे सॉफ्टली और अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है उसकी। तो सबसे पहले लोगों का कंसेप्ट इसके अंदर रहता है कि फोल्ड्स में ज़्यादा साबुन सुबुन नहीं लगाना, जहाँ सफाई नहीं करनी। तो बल्कि ये ढकी हुई जगह ब्लाइंड एंड्स है, इनको तो बल्कि और अच्छे से सफाई की ज़रूरत है। वन शुड यूज़ सोप थॉरली इन ऑल बॉडी फोल्ड्स, इवन जेनिटल रीजन। लोगों का मैं यहाँ पे और ऐड कर देना चाहता हूँ कि कई बार इतने ओल्ड एज जब 60+ भी आते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनको जेनिटल रीजन को फोर स्किन वगैरह को पीछे करके साफ भी करना है, और उनके स्मैग्मा मतलब वो सारा सिक्रीशन जमी होती हैं। तो बॉडी फोल्ड्स को बहुत अच्छे से थॉरली ड्राई, क्लीन एंड ड्राई करना है। ड्राइनेस इसलिए मैंने बोला साथ में क्लीनिंग के, क्या होता है कि हम बाहरी हिस्से को, लाइक मैंने चेहरा धोया तो बहुत अच्छे से ड्राई करूँगा, हम आर्म्स लेग्स वगैरह बॉडी ट्रंक हमारी बॉडी को अच्छे से साफ़ और सूखा रखेंगे नहाने के बाद। बट हम फोल्ड्स को क्या होता है कि सबके पास टाइम नहीं है, वो जल्दी जल्दी में हम उसको फोल्ड्स को नहीं सुखाते, तो पहले ही उसमें मॉइस्चर रह जाता है। फिर बॉडी फोल्ड्स के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशंस देते हैं, जिसकी वजह से हमें वो ऑयली रहती है ताकि वो ड्राई ना हो, तो वो और ज़्यादा बॉडी के फोल्ड्स में मॉइस्चर आ जाता है। तो मॉइस्चर, कोई भी इन्फेक्शन, खासकर फंगस का क्या खाना है, मॉइस्चर, तो इसलिए वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन, फोड़े फुंसियाँ जैसे अंडर आर्म्स में हो जाते हैं, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सारे तरह के इन्फेक्शन वहाँ पे पनप जाते हैं। तो फोल्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है साफ़ और सूखा रखना। और गर्मियों में जो हॉट ह्यूमिड वेदर में तो हमें 2 बार नहा के, ताकि सारे दिन का स्वेट और जो ऑयली सिक्रीशन है उस एरिया की साफ भी हो जाए, सूखी हो जाए, फिर आपको कोई भी इन्फेक्शन, ना बैक्टीरिया ना फंगस, कभी भी नहीं पकड़ेगा। तो मेरा मैसेज है कि बॉडी फोल्ड्स को हमेशा उतना ही टाइम दे जो हम बाकी बॉडी के लिए सुखाने के लिए और सफाई के लिए देते हैं। What should be the ideal frequency for face wash? फेस वॉश हमें 2 बार तो कम से कम पूरे दिन में करना ही चाहिए, क्योंकि एक बार सुबह जैसे हम नहाते हैं, जैसे बाकी बॉडी की क्लीनिंग करते हैं, तो उस टाइम साबुन से चेहरा धोना हमें, मतलब फेस वॉश विद सोप करना है, नॉट विद फेस वॉश। तो वॉशिंग ऑफ फेस विद सोप। और क्योंकि पूरे दिन तक हमारा, जैसे हम कहीं बेशक धूल मिट्टी में भी नहीं गए हैं, तो ऑयली सिक्रीशंस आ जाती हैं,
तो वन शुड वॉश वंस अगेन इन द नाइट ऑल्सो, एटलीस्ट ट्वाइस। और बहुत जैसे हॉट ह्यूमिड वेदर है जहाँ आप रनिंग कर रहे हैं, जब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आपको स्वेट आया है, तो आप कई बार स्प्लैश ऑफ वाटर से भी उसको साफ़ कर सकते हैं, ताकि आपके चेहरे पे स्वेट और जो ऑयली सिक्रीशन जम के आपको नुकसान ना दे। डेली हेयर वॉश से हेयर फॉल होता है? डेली हेयर वॉश से हेयर फॉल नहीं होता। ये भी एक तरह का क्लीनिंग एजेंट है, जैसे हम बालों बॉडी की सफाई कर रहे हैं वैसे ही वो लिक्विड सोप फॉर हेयर है। क्या होता है कि हेयर का एक साइकिल चलता है जिसमें हेयर होता है, एक ही जगह के बाल एक ग्रोइंग फेज में होते हैं, एक फॉलिंग स्टेज में होते हैं, और एक अपनी एनाजन जैसे कि हम रेस्टिंग फेज में रहते हैं। तो रेस्टिंग फेज वाले बाल ही ग्रोइंग फेज में जाते हैं, और जो झड़ने वाले स्टेज वाले होते हैं टीलोजन फेज वाले, वो झड़ते हैं। तो अगर हम उनको हाथ लगाते हैं तो वो हमें पहले दिख जाते हैं, इसलिए अगर आप शैम्पू ना करें तो भी आपको घर में अपने बाल दिखेंगे, तो वो झड़ने ही झड़ने हैं। और जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारे हाथ में आते हैं तो हमें लगता है कि उसकी वजह से झड़ रहे हैं। अगर आप डेली करते रहेंगे तो उतने बाल नहीं आएंगे, अनलेस अनटिल आपको कोई हेयर की प्रॉब्लम है जिस वजह से झड़ रहे हैं। तो शैम्पू डज नॉट इंक्रीज हेयर फॉल, तो इट इज़ अ क्लीनिंग एजेंट फॉर द हेयरी एरिया, बीट स्कैल्प और बीट बियर्ड। लेज़र हेयर रिडक्शन, क्या लेज़र हेयर रिडक्शन इफ़ेक्टिव है? लेज़र हेयर रिडक्शन आज की तारीख में, मतलब पिछले 20 साल से, इट्स अ लाइक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी फॉर दो अनवांटेड हेयर। जैसे फीमेल्स के होता था तो उन्हें जहाँ तो थ्रेडिंग, वैक्सिंग, प्लकिंग, जहाँ शेव ऑफ करना पड़ता था बार बार। और आजकल हमारे कि अब ये जेंडर बेस्ड नहीं रहा है। अब मेल्स को अपने बियर्ड को एक अच्छी शेप देनी है, किसी के ईयर पिन्ना में कान के ऊपर बड़े बाल होते हैं, और आजकल मॉडलिंग की वजह से सम गाइज और लड़कों को भी बालों से उनको रिमूवल चाहिए। तो हेयर रिडक्शन इज़ अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी। बट इस पे मैं यही ज़रूर बोलूँगा कि ये आजकल गली गली नुक्कड़ में सैलून्स वाले, मतलब और सैलून्स वाले और इवन सेल्फ क्लेम्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। ये अकेला मशीन चलाना नहीं है, इसमें आपका कौन सा एरिया कर रहे हैं, आपके कैसे बाल हैं, आपका बेसलाइन कॉम्प्लेक्शन कैसा है, हाउ मैनी सिटिंग्स आर रिक्वायर्ड, और ये सब देखते हुए उस मशीन की सेटिंग करनी पड़ती है। तो इसी कारण लोगों के मन में एक थोड़ा सा डर बैठता है कि उससे बर्न कर जाता है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल जगह पे, प्रोफेशनल मीन सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में नहीं कराते हैं, तो आपके ये साइड इफ़ेक्ट आने के चांस रहते हैं। और इसके इसमें एक और मैं बता दूं, जैसे आपने बोला लेज़र हेयर रिडक्शन ही होता है, रिमूवल नहीं होता है, क्योंकि इसमें ब्लैक एंड थिक हेयर इज़ द बेस्ट हेयर फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन। वेरी फाइन दे डोंट गो, क्योंकि उनमें मेलानिन कम रहता है, तो वो मोटे बालों के लिए ही है। और आप जब कहीं और दूसरी जगह ये सैलून्स वगैरह में जाते हैं जब दूसरे, वो सारे बालों को ही कर देते हैं, तो पैराडॉक्सिकली हीट की वजह से कई बार वो वेरी फाइन बाल मोटे भी हो जाते हैं। तो इसलिए ये बड़े कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो उन्हीं को ही होते हैं, जो जिनको हुए हैं तो उन्हें ही पता है। वो इस पॉडकास्ट या सोशल मीडिया पे उतना नहीं पता रहता है, तो लोगों को लगता है कि क्योंकि रेट की वजह से ना वो सस्ती मशीनें यूज़ करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वहाँ रेट सस्ता है तो क्यों डॉक्टर के पास पैसा बर्बाद करना। तो ये बड़ा मिसकंसेप्शन, आप कहीं भी कराएं बट कराएं डॉक्टर के पास, सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो बड़ा सेफ, इफ़ेक्टिव और गुड प्रोसीजर है। बट बालों के लिए, मोटे बालों के लिए ही है। अब जैसे हमारे पास आते हैं फुल फेस कर दीजिए, फुल फेस में कभी बाल नहीं होते। इट इज़ ऑलवेज फीमेल में अगर होंगे तो लोअर फेस पे ही होंगे, लाइक अपर लिप एंड जॉ लाइन में। कहाँ यहाँ पे फोरहेड पे तो किसी के भी बाल नहीं होते, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। हम लोग चिंपांजी या वैसे थोड़ा ना, तो लोग फुल फेस का भी कराते रहते हैं। तो फुल फेस डजंट मीन कि फुल फेस, वही वाली बात है। इसलिए आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको क्लियर एक्सप्लेन करेंगे कि सिर्फ थिक बाल हैं उन्हीं के ऊपर कराएं, और उसी में ही सिर्फ रिजल्ट है। वेरी फाइन या वाइट हेयर में कोई रिजल्ट नहीं। क्या लेज़र थेरेपीज इफ़ेक्टिव है फॉर हाइपर पिगमेंटेशन? देखिए, हाइपर पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसको हम कह लीजिए कि उसमें बहुत सारी पिगमेंटेशन आ जाती है। इंटरनल पिगमेंटेशन आ जाती है जिसमें छाइयाँ सबसे कॉमनेस्ट है,
और आपकी कोई चोट लगी, पिंपल्स के निशान हैं, तो जो इंटरनल पिगमेंटेशंस हैं वो 100% नहीं जाती हैं, बट जो किसी कारणवश हुई जैसे एक्ने की वजह से, जहाँ कोई चोट लगने की वजह से, तो वो तकरीबन 100% चली जाती हैं। तो उसमें लगाने वाली ट्यूबों से लेके लेज़र सब इफ़ेक्टिव हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी कैसी पिगमेंटेशन है और वो जाएगी कि नहीं जाएगी, और आप इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार हैं कि नहीं है, कि आपको सिर्फ 100% रिजल्ट चाहिए। तो वो इसी कारण एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो वो आपको गाइड कर पाएगा कि सारी पिगमेंटेशन एक जैसा रिएक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि सबका कारण भी डिफरेंट रहता है। तो वो लेज़र सब में इफ़ेक्टिव रहता है, बट कईयों में सिर्फ इम्प्रूवमेंट तक ही इफ़ेक्टिव रहता है, कईयों में ऑलमोस्ट 100% टच करता है। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप और हाइपर पिगमेंटेशन या निशान किस तरह के हैं। तो उसके लिए हमेशा ज़रूर सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना ज़रूरी है। सी सेक्शन में जो डिलीवरी के लिए सर्जरी की जाती है, उसके अलावा लिम्ब लेंथनिंग सर्जरीज के बाद स्कार्स रह जाते हैं स्किन के ऊपर, आर दोज क्योरेबल विद लेज़र ट्रीटमेंट्स? जैसे कि आपको पहले बोला कि स्कार्स, कोई भी स्कार्स हैं जो चोट के निशान, जहाँ आपने जैसे सी सेक्शन, जहाँ सर्जरीज बोला, तो वो स्कार्स हमेशा इम्प्रूव करते हैं। तो यही डिक्टम है कि स्कार्स दे ऑलवेज इम्प्रूव, दे डोंट बिकम फ्लॉलेस स्किन। तो किस तरह का स्कार है उसके हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं। कई बार स्कार रिवीजन कह लीजिए कि एक ख़राब स्कार से एक अच्छा स्कार, बहुत ख़राब है या चौड़ा है, उसको फाइन बना सकते हैं अगर वो ऐसा उतनी स्किन अवेलेबल है। जहाँ हम उसके लिए लेज़र्स आते हैं, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र्स वगैरह, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बट वन शुड बी क्लियर कि मेरे स्कार्स हमेशा इम्प्रूव करेंगे विद ऑल दिस थेरेपीज़, दे वोंट बिकम फ्लॉलेस स्किन। ये रियलिस्टिक अप्रोच डॉक्टर्स को, पेशेंट को बतानी भी ज़रूरी है और पेशेंट को समझने की भी ज़रूरी है। तब जाके आप एक अच्छा इलाज और एक साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल जो रिज़ल्ट है उसके लिए तैयार होते हैं, तो आप इसको करवा सकते हैं। आजकल लोगों ने डर्मा रोलर को अपनी स्किन पे यूज़ करना शुरू कर दिया है। दे यूज़ इट ऑन द एरिया वेयर दे वांट टू ग्रो हेयर, एंड आफ्टर दैट दे अप्लाई मैनॉक्सिडिल ऑन इट। सो इज़ दैट इफेक्टिव एंड इज़ दैट सेफ प्रैक्टिस? ये बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। वन कैन यूज़ डर्मा रोलर एट होम, बट वो क्या होता है, डर्मा रोलर एक तरह के रोलर है जिसमें बहुत सारी नीडल्स लगी रहती हैं, 180 या उससे बहुत ज़्यादा। तो वो उसमें घर में आप 0.5 mm वाली ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको पेन भी कम देगी और कोई ब्लड नहीं निकालेगी उतना। उससे ज़्यादा पेनफुल रहती है तो वो आप घर पे मत करें। 0.5 mm कैन बी यूज्ड सेफली एट होम, और वो इसलिए यूज़ करते हैं, उसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि वो पोर्स खुलते हैं, तो वो मिनॉक्सीडिल या जो भी हम सीरम या कोई भी सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं हेयर रीग्रोथ के लिए ओवर दैट एरिया, तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाता है, तो वन कैन यूज़ सेफली। रिडेंसिल और मैनॉक्सिडिल, विच वन इज़ मोर इफेक्टिव फॉर हेयर ग्रोथ? बेसिकली ये अपना एक रिसेप्टर पे काम करते हैं, और ये उतनी देर ही काम करते हैं जितनी देर हम लगाते हैं, तो दे आर इफ़ेक्टिव, इक्वली इफ़ेक्टिव। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट ये समझने की ज़रूरत है कि ये विद दीज सॉल्ट्स वी कैन जस्ट पोस्टपोन द एज ऑफ बॉल्डनेस, बट नॉट दैट कि दे आर द परमानेंट सोल्यूशन। उसकी रियलिस्टिक अप्रोच इम्पॉर्टेंट है। सॉल्ट दोनों के रिजल्ट इक्वली गुड है। केमिकल पील क्या है और कैसे एक केमिकल पील काम करता है? केमिकल पील एक बहुत बड़ा एरिया है। केमिकल पील्स में जैसे कि नाम से ही है कि वो सॉल्ट्स रहते हैं पिगमेंटेशन के लिए, स्कार्स के लिए। तो उसको लगाया जाता है तो ऊपर डेड लेयर निकल जाती है, और वो सुपरफिशियल, डीप और वेरी डीप इस तरह के लेवल के आते हैं। तो बट मैं ये कहूँगा कि केमिकल पील को लेके बहुत ज़्यादा जैसे हाइप रहती है कि उससे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी रियलिस्टिक अप्रोच और सेफ़ अप्रोच बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार केमिकल पील्स अगर हम जल्दी टाइमली न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं तो वो भी इक्वली बर्न कर देती हैं। Chemical peels are the agents for the marks, pigmentation and scars. It's a safe therapy, can be used, but ये वही वाली बात है कि आप सिर्फ एक सर्टिफाइड
डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही कराएं, क्योंकि ये कई बार ऐसा बर्न कर देता है कि उससे भी ज़्यादा आपके निशान परमानेंट पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बर्न कर देता है डीप कई बार। तो वो न्यूट्रलाइज़र लगाने से पहले, जहाँ कईयों जो सेल्फ क्लेम्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उन्हें ये तो पता है कि ये लगाना है, बट वो कितनी देर लगाना है, किस इंडिकेशन में कितना लगाना है, कौन सा सॉल्ट यूज़ करना है, तो वो ऐसा ही हो जाता है कि आपके हाथ से गार्डेड प्रोसीजर नहीं है ये। मतलब एक बार हाथ से छूट गया और नुकसान हो गया तो वो आप संभाल नहीं पाते हैं। तो इसलिए इसको बड़े कौन सा पील करना है, किस इंडिकेशन में करना है और डॉक्टर से ही करवाना है, ये समझ के ही करें। ग्लाइकोलिक एसिड लोशंस लोग यूज़ करते हैं फॉर देयर स्कार्स एंड फॉर द एक्ने मार्क्स, सो इज़ दैट रियली इफेक्टिव? यस, ग्लाइकोलिक एसिड जो है ना डीपिगमेंटिंग एजेंट है फॉर द मतलब मार्क्स के लिए, बट उसकी कितनी परसेंटेज आपको ज़रूरत है और वो लगाना, जैसे मैंने बोला, कोई भी ऐसे वाले एजेंट्स रात को ही लगाने चाहिए, क्योंकि वो दिन में लगाए बर्न कर देते हैं और अगले दिन भी आपको धूप से बचना है। और कितनी सेंसिटिव स्किन है आपकी, क्योंकि सारों का आप एक ही जो है ना लाठी से नहीं हाँक सकते कि हाँ ये दे दिया, ऐसे होता तो फिर सारे घर में ही अपना ट्रीटमेंट कर लेते। तो वो आपकी कैसी स्किन है, कितनी ज़रूरत है और आपकी क्या प्रायोरिटी है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको परसेंटेज ऑफ द ग्लाइकोलिक एसिड, जो उसका कॉम्बिनेशंस भी आते हैं, वो आपको उस हिसाब से देंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इट इज़ अ वैलिड ट्रीटमेंट फॉर पिगमेंटेशन। सोराइसिस और एक्साइमा जैसे जो डिजीज़ हैं वो कभी भी पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं होते, क्यों? देखिए, जो स्किन में एक हमारी ब्रांच इसलिए बहुत ज़्यादा बदनाम भी है कि जी स्किन की बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है। जो क्रॉनिक डिजीज़ है, जो हमारी इंटरनल, जिसको हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जहाँ हमारी इंटरनल डिजीज़, जैसे कि थायराइड भी होता है, थायराइड जिसकी डायबिटीज़ है, तो ऐसे जो स्किन की डिजीज़ है जिसमें एक्जिमा बहुत बड़ा टर्म है, जिसको हम आम भाषा में स्किन की एलर्जीज बोल देते हैं, सोराइसिस हो गया, लाइकन प्लैनस, और ये वाली डिजीज़ इसलिए नहीं जड़ से जाती हैं क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी होती है जीन्स की इंटरनल, तो उसका ध्यान रखने से हम डिजीज़ फ्री रह सकते हैं। वो एज गुड एज जड़ से जाने के बराबर ही है। बट अगर कोई कहे कि मैं अपना ध्यान नहीं रखूँगा, उस जो भी डॉक्टर उनको सलाह दें उस बीमारी के बारे में, तो वो जड़ से चले जाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमारी टेंडेंसी रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए ये इस वजह से लोग एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक पैथी से दूसरी पैथी और क्वैकरी तक में कि जो झोला छाप में भी जाते रहते हैं कि वो जड़ से ठीक कर देंगे। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ, आप पैथी कोई भी करें, आप कोई भी डॉक्टर चुनें, वो आपका हक है, क्योंकि आपकी बीमारी है, आपका हक है। बट मैं कोई भी बीमारी की साइंस पैन वर्ड इस सृष्टि में नहीं चेंज हो रही है। नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन। मार्केट में बहुत सारे तरह के सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं, मिनरल सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन, तो विच सनस्क्रीन इज़ इफ़ेक्टिव एंड विच सनस्क्रीन शुड बी यूज्ड? सनस्क्रीन को लेके अभी बहुत ज़्यादा भेड़ चाल चलती रहती है। लोग सनस्क्रीन एक कह लें कि ये सोशल स्टेटस की तरह की, मैं ये वाला सनस्क्रीन, मैं तो 100 SPF, ये सनस्क्रीन, वो सनस्क्रीन, ये ब्रांड यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि सनस्क्रीन एक अच्छी चीज़ है, और जिस बात को लेके लोग सोचते हैं कि ये मापदंड है, वो SPF, जो सारों को पता है, इसका फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। हमारी एशियन स्किन में हमारा जो कलर है मेलानिन, ये हमारा सनस्क्रीन है सबसे बड़ा, क्योंकि जो वाइट्स में ये चीज़ नहीं होती, इसलिए उनकी स्किन बर्न कर जाती है। तो हमारी एशियन स्किन में 15+ 15 की बात करूँ मैं, 50+ की नहीं बात करूँ, 15+ से ज़्यादा सनस्क्रीन की, SPF की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, केमिकल सनस्क्रीन जिनके स्किन की सेंसिटिविटी रहती है, जहाँ एक्ने प्रोन स्किन है और जिनकी पिगमेंटेशन की टेंडेंसी है, तो जो केमिकल सनस्क्रीन है उसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। वो कई बार पैराडॉक्सिकली मतलब हम सोचते हैं कि ये फ़ायदा करेंगे, बल्कि हमें वो उलट नुकसान करते हैं। हमारे और एक्ने बढ़ जाते हैं, हमारी पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। ये जो कुछ लोग व्यूअर्स सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो कई कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ, मेरा जब मैंने वो सनस्क्रीन लगाया, मेरी स्किन और डार्क होगी, मेरी स्किन सेंसिटिव होगी, मेरे एक्ने बढ़ गए। तो केमिकल सनस्क्रीन
अनलेस अनटिल आपको सूट ना करे तो आप ना यूज़ करें। और बेस्ट सनस्क्रीन होता है जो कि हम कह लीजिए कि फिजिकल सनस्क्रीन, जो कि नाम से ही आप सुन पाते हैं, जो टिंटेड होता है। इट इज़ लाइक अ जिंक। यस, मिनरल सनस्क्रीन। तो जिंक वो एक लेयर की तरह काम करता है, इट डजंट गेट एब्जॉर्ब। यूजली आप सुनते हैं कि 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले लगाना होता है सनस्क्रीन, वो केमिकल सनस्क्रीन के लिए, क्योंकि जो एब्जॉर्ब होगा तो काम करेगा। फिजिकल सनस्क्रीन इज़ लाइक अ लेयर, कि आपने एक लेयर की तरह, वो एब्जॉर्ब नहीं होता और वो बड़ा ही सेफ़ रहता है। और वो बच्चों में भी बड़ा सेफ़ रहता है। जैसे बच्चे कुछ पेरेंट्स पूछते हैं स्विमिंग में जाना है, जहाँ आउटडोर एक्टिविटीज़ उनकी कोई ना कोई खेलते हैं, बास्केटबॉल या कोई भी लॉन टेनिस वगैरह, तो दैट इज़ द सेफेस्ट सनस्क्रीन। उसका एक सिर्फ ड्रॉबैक रहता है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि वो टिंटेड होता है तो वो थोड़ा दिखता है, बट अभी हाँ वाइट कास्ट, बट वो आजकल माइक्रोनाइज पार्टिकल में आता है तो बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। फिजिकल सनस्क्रीन का बेस्ट एग्जांपल है, जैसे हम क्रिकेटर्स या देखते हैं जिनके आउटडोर प्लेयर्स, वो अपने चेहरे पर या लिप्स वगैरह पे लगाया होता है, वो जिंक ही होता है, बट वो हाई कंसनट्रेशन और थोड़ा क्रूड होता है। जो हमारे फार्मा वाले जहाँ दूसरे हम सनस्क्रीन है, जो मिनरल सनस्क्रीन, वो वेरी माइक्रोनाइज पार्टिकल रहते हैं, तो वो सेफली, इफेक्टिवली और विदाउट साइड इफ़ेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। बस वो थोड़ा सा ड्राइनेस देते हैं, तो आप हल्का मॉइस्चराइज करके लगा सकते हैं। So thank you, Dr. Rajan. थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि सब लोग तो मेरे पास, जहाँ सारे स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे जहाँ, बट इससे एटलीस्ट लोगों को एक अवेयरनेस फैलेगी कि हाँ ये चीज़ें करनी चाहिए। और मैंने जो आपको, हमारे बीच जो बातचीत हुई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये साइंस और अपने कह लीजिए कि 26 साल के स्किन के एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से बोल रहा हूँ। तो आई थिंक इससे बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।